तो अब तक हमने जो प्रोबेबिलिटी में सीखा था वो था क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में जैसे हमने पहले सीखा था कि जैसे कोई एक हमने डाइस है, तो जब हमने डाइस को उछाला तो अगर हम कहा जाए कि डाइस को उछालने पर उस पर इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमें पता है कि जैसे डाइस है, डाइस पे क्या क्या आ सकता है, जैसे 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो अब मान लो उसमें कहा गया कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें पता है कि इवन नंबर जो 1 से लेके 6 तक पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं उसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, ये इवन नंबर हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुए, ये हमारे इवेंट्स हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सब, ये इवेंट्स हैं। अब जो इसके पॉसिबल नंबर आउटकम्स थे वो थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या थे, पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई इवन नंबर आने की, वो हुई 3/6। लेकिन यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम ये थी कि माना कि चलो इस एक्सपेरिमेंट में तो जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स थे वो फाइनाइट थे, 6 पॉसिबल आउटकम्स थे। लेकिन अगर यही जो पॉसिबल आउटकम्स हैं या जो सैम्पल स्पेस है जिसको हम सैम्पल स्पेस भी कहते हैं, अगर ये सैम्पल स्पेस फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ पे हमारी जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो फेल हो जाएगी। तो उसके लिए हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहेंगे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को सीखने से पहले हमें जब इसको पढ़ेंगे तो 2-3 टर्म हैं जो हमें आगे चल के परेशान करेंगे। तो पहले हम उन टर्म्स को सीखेंगे कि वो टर्म्स क्या हैं। जैसे कि पहला टर्म्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा टर्म होगा हमारा सैम्पल स्पेस। और तीसरा टर्म्स होगा इवेंट्स। तो पहले हम देखेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में जैसे कि अगर हम ले लें कि कोई एक जैसे ट्रायंगल है, अगर किसी से कह दिया जाए कि हमें देखना है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है कि त्रिभुज या मतलब ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो अंतः कोणों का योग होता है वो होता है 180 अंश। तो जब उनके इंटीरियर एंगल, तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल ले लें, जैसे कि ये ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी, हमें इनके माना कि इंटीरियर एंगल नहीं पता है, लेकिन इनका ये ज़रूर पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब इनके जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो ये हमारी प्रॉब्लम है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसका हमेशा रिजल्ट क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता है। तो यहाँ पे ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट है वो इनडेफिनिट होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, हमें पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट वहाँ पर एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद जो है हमें पता चलता है कि रिजल्ट क्या है। लेकिन यहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंट होने के पहले ही पता चल रहा है कि जो इनका एंगल का सम है वो 180 डिग्री आएगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये कॉइन है, कॉइन में हेड होता है, ये हमने माना हेड है और ये माना टेल है। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब यहाँ पर जब तक ये कॉइन टॉस नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स हुए या जो जो इसमें आ सकता है संभावित रिजल्ट जो है, परिणाम है, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं टॉस, ये कॉइन टॉस करने का, ये जो है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से नहीं पता है कि यहाँ पे एक टेल आएगा कि हेड आएगा। तो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ पे 2 कंडीशन लिखेंगे। एक पहली कंडीशन क्या होगी,
पहली कंडीशन ये होगी कि इसमें जो है मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए, मतलब मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। क्योंकि जैसे ट्रायंगल वाले केस में जो पॉसिबल आउटकम्स था वो एक ही था कि जो सम ऑफ ट्रायंगल है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल है वो 180 डिग्री है, तो वहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या था, एक था, वन था। तो इस ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंप्लीट होने से पहले उसका हम रिजल्ट ना बता पाएँ। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने से पहले रिजल्ट का ज्ञात न होना। तो इसका मतलब यहाँ पर दो कंडीशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। एक पहली कंडीशन है कि उसमें एक से अधिक पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए, जैसे कि हमारे क्वाइन के केस में था कि हेड आएगा या टेल आएगा, या हमारे डाइस के केस में है, डाइस के केस में यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, ये तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो अब ये हमारा हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा हमारा दूसरा टर्म था सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि डाइस में क्या क्या आ सकता है, डाइस में या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। मतलब कि जब हम एक डाइस को उछालते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो हमारे ये पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका जो सेट होता है उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। इसका मतलब सैम्पल स्पेस को हम क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो इसको हम जैसे डाइस के केस में हम क्या लिख सकते हैं, सैम्पल स्पेस को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। डाइस के केस में सैम्पल स्पेस हमारा ये है। और जब कॉइन का केस आएगा तो कॉइन के केस में हमारा सैम्पल स्पेस हुआ हेड टेल, ये एक डाइस और एक कॉइन के लिए है। लेकिन जैसे मान लो हमने कहा कि हम मान लो कह दें कि हमने 2 कॉइन टॉस किए एक साथ, जैसे मान लो हमने 2 कॉइन एक साथ टॉस किए, तो अब जब 2 कॉइन एक साथ टॉस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉइन ले लिए, तो दोनों कॉइन में या तो दोनों में हेड हेड आ जाएगा, या एक में हेड एक में टेल आएगा, या दोनों में टेल टेल आ जाएगा, या एक में टेल और एक में हेड आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब इसके सैम्पल स्पेस को S बराबर हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ये 2 कॉइन्स के लिए हो गया। अब जैसे अगर हम 2 डाइस ले लें, 2 डाइस ले लें, हाँ, तो अब हम जैसे 2 डाइस लेते हैं, तो अब 2 डाइस के केस पे सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो 2 डाइस जब हम लेंगे तो उसमें सैम्पल स्पेस में जैसे कि पहले डाइस में 1 आ गया, तो दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। वन 3 1 4, यहाँ पे कॉमन ही लगाना, 1 5 और 1 6। अब यह पहले डाइस पे 2 आ सकता है और दूसरे पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है।
तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो इसी तरीके से 3 1 4 1 5 1 6 1, मतलब कि पहले डाइस पे 3 और दूसरे पे 1, पहले डाइस पे 4 दूसरे पे 1, पहले डाइस पे 5 दूसरे पे 1, और पहले डाइस पे 6 और इस पे 1, ऐसे ही इस पे पूरे हम लिख सकते हैं। तो ये टोटल जो है हमारे सैम्पल स्पेस में 36 एलिमेंट हुए हैं। अब इसमें क्या सैम्पल स्पेस का जो प्रत्येक एलिमेंट है उसको हम सैम्पल पॉइंट कहते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे ये 1 1 है, इसको हम कहेंगे ये एक सैम्पल पॉइंट है, सैम्पल पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। पहले हम सैम्पल स्पेस निकालना सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक हमारे पास बैग है, उस पर 3 ब्लू कलर की बॉल है और 4 वाइट कलर की बॉल हैं। अब उनको जैसे नाम दे देते हैं, ब्लू के जो हैं जैसे B1 B2 B3, और वाइट मान लेते हैं कि नाम है उनका W1 W2 W3 W4। ठीक है, और हमारे पास एक डाइस है। हाँ, हमारा क्वेश्चन ये है, और साथ में हमारे पास एक कॉइन है। कॉइन में जब हेड आता है तब हम एक बॉल इस बैग से निकालते हैं, और जब कॉइन में टेल आता है तो हम इस डाइस को थ्रो करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा NCERT की बुक का है। मतलब जब ये हेड आता है तो हम यहाँ से इस बैग से एक बॉल उठाते हैं, और जब टेल आता है तो हम डाइस को थ्रो करते हैं। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। इसको सैम्पल स्पेस को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि माना कि हमने कॉइन टॉस किया और हेड आया, तो हेड आएगा तो फिर हम एक इससे बॉल निकालेंगे। तो या तो वो बॉल B1 होगी या B2 होगी या B3 होगी, या W1 W2 W3 W4 होगी। तो इसको लिख सकते हैं, मान लो हेड आया तो वो बॉल W1 हो सकती है, या हेड आया तो वो बॉल B2 हो सकती है, हेड आया तो वो बॉल B3 हो सकती है। इसके बाद हेड आया तो बॉल वाइट में पहली बॉल होती है W1 हो सकती है, HW2 हो सकती है, HW3 हो सकती है, और HW4 हो सकती है। ठीक, हाँ, इसके सारे हो गए। अब मान लो अगर हेड ना आके कॉइन पे टेल आ गया, तो टेल आने के बाद हम डाइस को थ्रो करेंगे। हमें पता है कि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे टेल के साथ 1 आ गया, टेल के साथ 2 आएगा, या टेल के साथ 3 आएगा, या टेल के साथ 4 आएगा, या टेल के साथ 5 आएगा, या टेल के साथ 6 आएगा। तो इसके सैम्पल स्पेस में इतने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 7 ये हो गए, और 7 6 13। तो यहाँ पे इसके सैम्पल स्पेस में कितने हैं, 13 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो देखो ये एक क्वेश्चन है कि इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। अब ये है कि हम एक कॉइन को तब तक टॉस करेंगे जब तक उस पर हेड ना आ जाए। ठीक है, मतलब कॉइन को टॉस करना है जब तक हेड ना आ जाए। ठीक है, इसका अगर मैं जैसे मान लो सैम्पल स्पेस निकालना हो तो इसका सैम्पल स्पेस कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लो हमने पहली बार टॉस किया तो उसमें या तो हेड आएगा पहली बार में या टेल आएगा। ठीक, तो मान लो सैम्पल स्पेस में हेड आ गया। ठीक, माना कि पहली बार में हेड नहीं आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहली बार में टेल आया होगा, लेकिन हमको तब तक टॉस करना है जब तक हेड ना आ जाए। जब अगर मान लो पहली बार में टेल आ गया तो हम क्या करेंगे,
उसको दोबारा टॉस करेंगे। तो दोबारा टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो हमारा काम हो गया, ये हमारा सैम्पल स्पेस में आ जाएगा। ठीक, माना कि यहाँ पे हेड नहीं आया, तो फिर अगर यहाँ पे हेड नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टेल आएगा। अगर यहाँ पे टेल आएगा तो हमको फिर तीसरी बार टॉस करना पड़ेगा। तो मतलब पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, अब तीसरी बार में ये तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो ये हमारा सैम्पल स्पेस पे आ जाएगा, क्योंकि हमें तब तक टॉस करना है जब तक वो हेड नहीं आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे हेड की जगह टेल आया तो अभी भी हमारा काम नहीं बना, क्योंकि हमें तब तक टॉस करना है जब तक हेड ना आ जाए। तो फिर हम चौथी बार टॉस करेंगे, टेल टेल टेल। अब चौथी बार में अगर टेल आ गया तो पांचवी बार टॉस करेंगे। अगर चौथी बार में टेल नहीं, हेड आ गया तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखते रहेंगे। तो ये इसका सैम्पल स्पेस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, हाँ, तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक्स का है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे जो हमने देखा था, ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में 3 टर्म बताए थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस और इवेंट्स। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, सैम्पल स्पेस हो गया। अब हम इवेंट्स देखेंगे। हाँ, तो हम यहाँ पे इवेंट्स को ऐसे डिफाइन करेंगे कि जैसे हमने कोई सैम्पल स्पेस लिया और उस सैम्पल स्पेस का हम कोई भी एक सबसेट उठाते हैं, तो उसका जो एक कोई भी सबसेट होता है उसको हम इवेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के हम ले लें कि हमने कोई 2 कॉइन टॉस किए, मतलब हमने 2 कॉइन टॉस किए। जब हम कोई भी 2 कॉइन टॉस करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, या तो उस पर हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ठीक है, अब इसका हम एक सबसेट उठा लेते हैं ई। जैसे सबसेट हमने इसका एक ले लिया HT TH, इसको हम E1 बोल देते हैं, या E2, इसका एक सबसेट है HH, या E3 हमने केवल ले लिया T T T H H T। तो ये जो E1 E2 और E3 हैं, ये सब इवेंट्स कहलाएंगे। तो हम सीधे सीधे इसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट लेते हैं तो उसको इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब आता है, अब इवेंट्स के कुछ टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, अब जैसे इसका एक पहला टाइप्स है जैसे इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। ठीक है, अब जैसे कि एक तरीके से कि जो फाई है वो भी सैम्पल स्पेस का सबसेट होगा। फाई भी है, वो सबसेट होगा सैम्पल स्पेस का। तो जो फाई को हम इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें कोई एक डाइस थ्रो करें, जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस पे क्या क्या आता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं कि मल्टीपल ऑफ 7 कम्स, मल्टीपल ऑफ 7 कम्स इन डाइस। मतलब कि जब हम एक डाइस को थ्रो करें तो उसके अपर फेस पे मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 का गुणा जाए। जबकि हमें पता है कि डाइस पे क्या कर सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इनमें से कोई भी जो है 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इवेंट ई है वो हमारा क्या आ जाएगा, 5, मतलब ऐसा कोई इवेंट है ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, अब दूसरा है इसमें श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स का मतलब है कि जो हम इवेंट ले रहे हैं वो डेफिनेट रूप से होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, इवेंट्स हमने ले लिया कि ऑड और इवन नंबर कम्स इन डाइस।
इसका मतलब है कि जब हम डाइस को थ्रो करें तो डाइस के जो अपर सरफेस है उस पर या तो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। तो हमें पता है कि ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है, 1, 3, 5, या इवन नंबर हो सकता है 2, 4, 6। तो इसका मतलब है कि हम जब डाइस को थ्रो करेंगे तो ये वाला इवेंट ज़रूर घटित होगा, मतलब ज़रूर पॉसिबल होगा, क्योंकि या तो डाइस को हम थ्रो करेंगे तो या तो ऑड नंबर आएंगे या इवन नंबर आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो इसका ई है, इवेंट है, वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये श्योर इवेंट्स हैं, श्योर इवेंट्स हैं। अगर हम केवल जैसे इवन ले लेते, इवन हमने अगर डिफाइन कर दें कि ऑड नंबर कम्स इन डाइस, तब इवन जो है ये श्योर इवेंट्स नहीं था। ये श्योर इवेंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ऑड नंबर ही आए, हो सकता है इवन नंबर आ जाए। तो इसका मतलब ये श्योर इवेंट्स नहीं है। इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल इवेंट्स किसको कहते हैं, 5 को, और श्योर इवेंट्स कहते हैं जब इवेंट जो है वो खुद सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाए, उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट्स हैं। ठीक है, अब दूसरा इवेंट्स, हाँ, अब नंबर 2 है हमारा, नंबर 2 है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट वो इवेंट है कि जब उस इवेंट में जो सैम्पल पॉइंट हो वो केवल एक ही हो, मतलब केवल एक ही सैम्पल पॉइंट हो, उस पर एक ही सैम्पल पॉइंट हो। और सैम्पल पॉइंट क्या होता है, हमने पहले बताया था कि सैम्पल स्पेस पर जो सैम्पल स्पेस के अंदर कोई भी एलिमेंट हम लें तो उस एक एलिमेंट को हम सैम्पल पॉइंट कहते हैं। तो अब हमारा ये सिंपल इवेंट कौन सा इवेंट होता है, जहाँ पे एक ही सैम्पल पॉइंट हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम 2 कॉइन टॉस करें, हमने 2 कॉइन टॉस किए एक साथ, तो उसका हमें सैम्पल स्पेस पता होता है। उसका सैम्पल स्पेस क्या होता है, या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा। ठीक है, हमने एक इवेंट ले लिया इवन, वो इस तरीके से लिया हम कि बोथ कॉइन शोस हेड, मतलब कि जब हमने दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया तो दोनों कॉइन पे हेड आए, तो हमें पता है कि ये इवेंट क्या होगा, ये इवेंट एक तरीके से केवल होगा हेड और हेड। तो यहाँ पे इस इवेंट पे केवल एक ही सैम्पल पॉइंट आया है, मतलब कि इस सैम्पल स्पेस का केवल एक ही सैम्पल पॉइंट आया है, एच, वो इवन है। तो यहाँ पे जो इवन हुआ वो सिंपल इवेंट हुआ। ठीक है, सिंपल इवेंट हुआ। अब यहीं पे एक और इवेंट होता है तीसरा, उसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स देखिए यहाँ पे क्या था कि एक ही सैम्पल पॉइंट हो इवेंट में, तो उसको सिंपल इवेंट बोला गया। और यहाँ पर क्या होगा कि एक से अधिक सैम्पल पॉइंट होने चाहिए, एक से अधिक सैम्पल पॉइंट हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट्स। जैसे हमने यही सैम्पल स्पेस लिया था 2 कॉइन वाला, वहाँ पे हमने अब दूसरा इवेंट डिफाइन करते हैं E2, एटलीस्ट 1 हेड कम्स। इसका मतलब है कि जब हमने दोनों कॉइन को टॉस किया तो कम से कम एक हेड आए। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो दोनों में हेड आ जाए, या हेड टेल, या टेल हेड। तो यहाँ पे जो तुम्हारा E2 हो जाएगा होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो यहाँ पे 3 सैम्पल पॉइंट आ गए, तो इसलिए ये कंपाउंड इवेंट्स हुआ। हाँ, तो ये हमारा कंपाउंड इवेंट्स हो गया था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए कि जैसे कोई अगर हम सैम्पल स्पेस लेते हैं तो सैम्पल स्पेस का, अगर हम सैम्पल स्पेस एक सेट है, अगर सैम्पल स्पेस का कोई भी अगर हम सिंगलटन सेट लेते हैं
तो क्या वो सिंगलटन सेट सिंपल इवेंट होगा? ये आप लोग सोचिएगा कि मतलब सैम्पल स्पेस का कोई भी या प्रत्येक जो सिंगलटन सेट है वो क्या सिंपल इवेंट होता है? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और दूसरा होगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? तो अब यहाँ पे जैसे अगर हम ए एंड बी दो इवेंट्स लेते हैं, 2 इवेंट्स, तो उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब कहेंगे? इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events if and only if A intersection B is equal to 5। ठीक है। जैसे कि हम एक डाइस थ्रो करते हैं, हमने एक डाइस थ्रो किया और डाइस पे एक पहला, अब हमें पता है कि डाइस का सैंपल साइज़ क्या होता है, सैम्पल स्पेस, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। हमारा पहला इवेंट है इवन, वो इस तरीके से डिफाइन है, इवन नंबर कम्स। ठीक है। और दूसरा है E2, ऑड नंबर कम्स, ऑड नंबर कम्स। और यहाँ पे हमें पता है कि इवन नंबर कम्स का मतलब इवेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर 5 है। इसका मतलब जो E1 और E2 जो इवेंट हैं ये कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है। अब दूसरा हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया E3, इसमें ले लिया उसी डाइस के ऊपर ही है प्राइम नंबर कम्स, और E4 ले लिया इवन नंबर कम्स। ठीक है। तो अब E3 हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर डाइस के ऊपर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 2 3 5, और इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब हो गया 2 4 6। अब अगर हम E3 इंटरसेक्शन E4 करें तो हमारा क्या आ गया? इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब ये 5 के बराबर नहीं है, तो ये नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक। अब कुछ लोग एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें किसमें? एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। तो अब एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको इसको क्लियर करेंगे कि कौन एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं। जैसे कि एक इवेंट हम लेते हैं कॉइन के ऊपर, नहीं कॉइन के ऊपर नहीं लेते, हम ये लेते हैं, जैसे एक इवेंट लेते हैं ए इवेंट लेते हैं कि हेड ऑन कॉइन, मतलब जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसके ऊपर हेड आ रहा है। और दूसरा इवेंट है बी, जिसको हम लेते हैं 1 ऑन डाइस, मतलब जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसके ऊपर हेड आ रहा है, ये हमारा इवेंट है ए। और जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर 1 आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, मतलब कि जैसे हमने डाइस थ्रो किया तो उसके ऊपर 1 नंबर आ रहा है। ठीक है। तो इसको हमने बोला इवेंट बी। तो अब आप बताइए कि जो ए और बी इवेंट हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट
और एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और बोथ, या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर ये होगा कि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि और लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि अगर कोई ए इवेंट घटित हो रहा है तो उसमें बी को घटित नहीं होना चाहिए। मतलब एक्सक्लूसिव की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, ये तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए, लेकिन हम दूसरे एक और डेफिनेशन कह सकते हैं कि अगर ए इवेंट हो रहा हो तो बी नहीं होना चाहिए, या अगर बी घटित हो रहा हो तो ए इवेंट नहीं होना चाहिए। ये एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन होती है। यहाँ पे तो क्वाइन के ऊपर हेड आ रहा है और डाइस के ऊपर वन आ रहा है, तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं कि हमने एक कॉइन टॉस किया और एक डाइस थ्रो किया, तो कॉइन के ऊपर हेड आ गया और डाइस के ऊपर वन आ गया। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं कि नहीं? अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि एक्सक्लूसिव इवेंट में ये होता है कि अगर ए घटित हो गया तो बी नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था कि इवन नंबर कम्स, तो देखो जब इवन नंबर आएगा किसी डाइस के ऊपर तो उस समय ऑड नहीं आ पाएगा, या अगर किसी डाइस के ऊपर ऑड आ रहा है तो उसी टाइम उस डाइस पे इवन नहीं आएगा। मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं, क्योंकि अगर किसी कॉइन पे हेड आ रहा है और किसी डाइस पे वन आ रहा है तो दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये एक्सक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए घटना बी पे डिपेंड नहीं कर रही और बी घटना ए पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट है बट नॉट एक्सक्लूसिव। ठीक, तो हम आपको एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल हमारा दूसरा एग्जांपल है, जैसे एक ए इवेंट्स है, या इसको सी बोल देते हैं, एक सी इवेंट्स है, हेड ऑन कॉइन, और डी इवेंट्स है हमारा टेल ऑन कॉइन। अब सी और डी इवेंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं कि एक्सक्लूसिव हैं कि मतलब कोई नहीं है कि दोनों हैं? अब देखो, अब पहले एक्सक्लूसिव चेक करेंगे। एक्सक्लूसिव चेक करते समय हम क्या चेक करते हैं कि अगर कोई सी घटना घटित हो रही है तो डी नहीं होनी चाहिए, या अगर डी घटना घटित हो रही है तो सी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हमने कोई कॉइन टॉस किया और कॉइन पे हेड आ गया तो उस समय फिर टेल तो नहीं आएगा, या अगर कॉइन हमने टॉस किया उसमें टेल आ गया तो उसमें हेड नहीं आएगा। इसका मतलब सी और डी घटना क्या है? एक्सक्लूसिव तो हो गई। ठीक ठीक, अब इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो सी और डी क्या घटना इंडिपेंडेंट है? नहीं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। यही तो डिपेंड है कि अगर सी हो रहा है तो फिर डी नहीं होगा। मतलब सी घटना है वो डी पे डिपेंड कर रही है और डी घटना सी पे डिपेंड कर रही है, कि मतलब अगर सी घटना हो गई तो डी नहीं हो सकती, या डी घटना हो गई तो सी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये डिपेंडेंट है, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो कोई भी मान लिया एन इवेंट्स ले लेते हैं। मान लो एक सैंपल साइज है हमारा, सैंपल स्पेस है एस, सैंपल स्पेस है एस, और इसके हम एन इवेंट्स लेते हैं, E1, E2, E3 डॉट डॉट En। यदि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन डॉट 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 यूनियन En तक करें और पूरा हमारा सैंपल स्पेस S आ जाए, तो हम कहते हैं कि E1, E2, E3 जितने En हैं, मतलब जितने इवेंट्स हमने लिए थे वो सारे क्या हो गए? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। मतलब जितने इवेंट्स लिए हैं उनको एग्जॉस्टिव तब बोलेंगे कि उनका यूनियन करने पर हमारा पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, तो हम उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। अब जैसे कि इसी में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डाइस थ्रो किया था, ठीक। अब जब हमने यहाँ पे एक डाइस थ्रो किया तो हमारा इवेंट 1 था, E1
उसको हमने बोला इवन नंबर कम्स। यहाँ पे 2 4 6 आया। E2 इवेंट्स लिया, वहाँ पे क्या था कि डाइस के ऊपर ऑड नंबर आ रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 5 आएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जब यहाँ पर हमने इस केस का E1 ये डाइस वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था, डाइस वाला, ये इस वाले क्वेश्चन से, मतलब इस वाले से आर्टिकल से, तो अब यहाँ पे अगर तुम E1 और यूनियन E2 अगर हम कर दें इस वाले पे, तो वो पूरा का पूरा S बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो E1 E2 थे वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे। ठीक है, ठीक, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था E3। अच्छा, E3 यूनियन E4 करें, तो E3 और यूनियन E4 करने पे हमारा आ रहा है 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 1 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये S के बराबर तो नहीं हुआ। तो जो हमारा E3 इवेंट और E4 इवेंट थे उनका यूनियन करने पे S नहीं आया, इसका मतलब E3 और E4 जो हमारे इवेंट थे वो एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के विषय में। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में जैसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, अब की बार हमने क्या किया कि 3 कॉइन नहीं लेते, एक कॉइन को हम 3 बार टॉस करेंगे। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो इसके 8 सैम्पल स्पेस में, इसके सैम्पल स्पेस में 8 सैम्पल पॉइंट होंगे। सैम्पल पॉइंट मतलब उसके एलिमेंट। तो अब क्या होगा, जब हमने मान लो पहली बार कॉइन टॉस किया तो हेड, दूसरी बार कॉइन टॉस किया हेड, तीसरी बार भी किया तो हेड, या हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, इस तरीके से ये सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, और हमारा एक हमने एक इवेंट है, इवेंट हमने क्या लिया, ओनली 1 हेड अकर्स। अब हम देखते हैं कि ओनली 1 हेड अकर्स का मतलब कि एग्जैक्ट मतलब 1 ही हेड आना है। तो जैसे ए बराबर क्या है, अब जैसे इसमें क्या है, इसमें 3 हेड हैं, ये हम नहीं ले सकते ए पे। इसमें 2 हेड हैं, ये भी ए पे नहीं आएगा। इसमें भी 2 हेड है, ये भी नहीं आएगा। ये ए पे आ जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक हेड है। तो हेड टेल टेल, ये भी ए पे नहीं आएगा, ये भी ए पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 हेड हैं, ये ए पे आ जाएगा। ऐसे ही ये भी ए पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एक हेड है। ठीक, ये ए हो गया, मतलब ये इवेंट ए हो गया। अब हमसे कहा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी का मतलब क्या होता है, पूरक। इसका मतलब जिसको हम मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं ए डैश से, या कहीं कहीं इसको लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो ये क्या होगा, वो एलिमेंट जो ए में ना हो, या एक तरीके कह सकते हैं कि एस माइनस ए। तो जो जो ए वाले एलिमेंट हैं, एस में से वो एलिमेंट हम हटा देंगे। तो ये क्या क्या आ जाएगा, एच 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 टी एच टी एच टी 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 एच टी एच एच, 1 2, ये हाँ बस इतने, तो इसमें 5 एलिमेंट आ गए। तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ए अगर कोई इवेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा, जिसको हम ए डैश से लिखेंगे, ए डैश बराबर यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे एक इवेंट है, तो ओमेगा सच दैट ओमेगा एस पे हो एंड ओमेगा ए पे बिलोंग ना करता हो। तो यहाँ पे हम ए डैश को कैसे डिफाइन करेंगे, एक इवेंट है ओमेगा, किस प्रकार का है कि ओमेगा एस पे तो बिलोंग करता हो लेकिन ओमेगा ए पे ना हो, क्योंकि ए डैश का मतलब क्या है कि वही एलिमेंट, वो एलिमेंट एस के जो ए पे ना हो। तो हमने क्या किए, एस के वो एलिमेंट लिए जो ए पे नहीं है, या ए के एलिमेंट एस से हटा दिए, तो उसको हमने बोला एक कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब आएगा दूसरा इवेंट ए और बी। अब प्रोबेबिलिटी में कहीं भी अगर और आ जाए तो उसका मतलब
अपने समझने के लिए हम कह सकते हैं उसका मतलब है यूनियन, और जहाँ पे एंड आ जाए उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पे अगर हमें इवेंट ए और बी को लिखना है तो हम इसको लिखेंगे जैसे ए यूनियन बी, क्योंकि जहाँ पे भी और की बात आएगी वहाँ पे मतलब है यूनियन से। तो अब ए और बी है, तो ए और बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए और ओमेगा बिलोंग्स टू बी। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे। ये हम सब सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं सब। अब ए एंड बी इवेंट, तो इवेंट ए एंड जो मतलब सेट थ्योरी के लिए एप्लीकेबल था वो यहाँ पे इवेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो इवेंट ए एंड बी, अब वैसे इवेंट ए एंड बी के लिए हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। वो कैसे डिफाइन होगा, ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए एंड ओमेगा बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी में वो इवेंट होंगे जो ए का भी इवेंट हो और साथ साथ में बी का भी इवेंट हो। अब है इवेंट ए बट नॉट ए, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, मतलब वो ए का तो इवेंट हो बस बट बी का ना हो, तो हम ए से बी वाले इवेंट को हटा देंगे। या हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इवेंट जो इवेंट है वो ए का तो इवेंट हो बट मतलब ए का इवेंट हो एंड बी का इवेंट वो ना हो, तो उसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो इन तीनों को समझाएगा हमें। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एक सैम्पल स्पेस एस लिया, उसमें एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे ए इवेंट लिया, इसको इवेंट हमने लिया 2 3 5। इसको हम इवेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी जो इवेंट होता है वो अपने सैम्पल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है, तो हम इसको इवेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका सबसेट है। अब बी बराबर लिया हमने 1 3 5, ठीक है। तो जैसे इवेंट ए और बी अगर कहा जाए, जैसे हम कहते हैं इवेंट ए और बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी, मतलब जो एलिमेंट ए का भी हो और बी का भी एलिमेंट हो। तो जैसे 1 ले लेते हैं, 2 3 5, तो इसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए। अब जैसे दूसरा है इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी, तो इसका क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट ए में भी हो बी में भी हो, तो उसमें ऐसे 2 एलिमेंट हैं, 3 भी इसमें है और 5 भी दोनों में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3, 5। अब थर्ड हमारा है इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी। इसका मतलब है कि जिसको मैंने ऐसे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि कोई एक ए इवेंट जो है ए में तो हो लेकिन वो बी में ना हो। तो जैसे हमने इसका मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ए में से बी के एलिमेंट हटा देते हैं। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट ए में है, 3 और 5, तो ये 3 और 5 को यहाँ से हम हटा देंगे, तो केवल ए में क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक। तो हमने क्या किया, ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जो बी में थे, तो वो हमारा आ गया 2। तो ये हमारा हो गया इवेंट ए बट नॉट बी, ठीक है। अब इसके बाद हमने जब ये वीडियो शुरू किया था तो सबसे पहले हमने बात की थी एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब उसको हम डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि उसको समझने के लिए पहले हमें बहुत सारे टर्म सीखने थे, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, ये सब हमने जान लिया है। तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी की। वो ये कहती है
कि लेट माना कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 से लेके ओमेगा n जो आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस के, मतलब हमने एक सैम्पल स्पेस एस लिया जिसके आउटकम्स क्या क्या हैं, जैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 से लेके ओमेगा n तक। जैसे हमने डाइस लिया था, जब डाइस को हम थ्रो करते हैं तो हमारे आउटकम्स क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही इसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके आउटकम्स आए ओमेगा 1 ओमेगा 2 से लेके ओमेगा n तक। ठीक, अब इसके बाद ये एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि हम इनमें से कोई भी इवेंट ले लें, मतलब या कोई भी सैम्पल पॉइंट ले लें, क्योंकि हम इनको सैम्पल पॉइंट कहते हैं, इसके हर एलिमेंट को, सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट को सैम्पल पॉइंट कहते हैं। हमने एक सैम्पल पॉइंट ले लिया एस का, तो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें उस सैम्पल पॉइंट की, तो जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जितने यहाँ पे सैम्पल पॉइंट दिए हैं सबकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको ऐड कर दें तो वो 1 के बराबर आती है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर हम कोई एक सैम्पल पॉइंट या इवेंट ओमेगा आई को लें और एक इवेंट ए है तो उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो समेसन होती है पी ऑफ ओमेगा आई को। अब ये जो लास्ट वाला है ये हम आपको एक एग्जांपल से भी समझाएंगे। ठीक, हमने एक एग्जांपल क्या लिया, हमने एक कॉइन लिया, ठीक है, उसको 3 बार टॉस किया। तो जब उसको 3 बार टॉस करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस हम ऐसे लिख सकते हैं हेड हेड हेड। जैसे मान लो हमने पहली बार टॉस किया, तीनों कॉइन पे हेड आ गया तो हम उसको लिखेंगे हेड हेड हेड। दोबारा टॉस किया तो पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे टेल आ गया, ऐसे ही हेड टेल हेड। इस तरीके से टोटल ये 8 सैम्पल पॉइंट आ जाएंगे सैम्पल स्पेस पे। ठीक, हमने एक इवेंट ए लिया जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे थे। हमने क्या लिया, एग्जैक्ट 1 हेड अकर्स, मतलब केवल एक हेड आए। तो एक हेड किस किस पे आ रहा है, इसमें 3 हेड आ रहे हैं, ठीक है, इस पे 2 हेड आ रहे हैं। तो ये हमारा जैसे पहला ये मिला, इस पे 1 हेड है क्योंकि हमने 1 हेड अकर्स कहा है हमने अपने इवेंट पे। एक दूसरा ये है और एक तीसरा ये है। ठीक, तो अब यहाँ पे तो ये हमारा ये कहता है कि अगर हमने कोई एक इवेंट ए लिया तो हमें समेसन किसका करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई। तो यहाँ पे ये सब ओमेगा आई हैं, जैसे इसको हम बोल देते हैं कुछ देर के लिए ओमेगा 4, और जैसे हमने इसको बोल दिया ओमेगा 1, इसको बोल देते हैं ओमेगा 2, इसको बोल देते हैं ओमेगा 3, इसको बोल देते हैं ओमेगा 4, इसको बोल देते हैं ओमेगा 5, इसको बोल देते हैं ओमेगा 6, इसको बोल देते हैं ओमेगा 7 और इसको बोल देते हैं ओमेगा 8, सॉरी इसको अंडरलाइन ओमेगा 8। ठीक, तो हम इसको एक तरीके से ये लिख सकते हैं पी ए बराबर, ठीक है, तो हमारे फेवरेबल कौन कौन से केस हैं, ओमेगा 4, ओमेगा 6, ओमेगा 7, क्योंकि इन तीनों में एक एक हेड अकर कर रहा है, जो कि हमारा इवेंट में कहा गया है एग्जैक्ट 1 हेड अकर्स। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 4 ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 7। जैसे हमने ये लिखा था P इक्वल टू, तो इसको हम ऐसे ही ले सकते हैं समेसन ऑफ P ओमेगा आई सच दैट ओमेगा आई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे ओमेगा आई बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे ये हमारा ओमेगा 4 है, तो ओमेगा 4 ए पे बिलोंग करेगा क्योंकि ए हमारा क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड अकर्स। तो अगर हम यहाँ पे ए इवेंट लिखें तो इवेंट को हम सेट के फॉर्म पे लिखेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे आ जाएंगे, ओमेगा 4 ओमेगा 6 और ओमेगा 7। तो इसका मतलब वो ओमेगा आई हमें लेने हैं जो ए पे बिलोंग करते हैं। तो ओमेगा 4 ओमेगा 6 और ओमेगा 7 उन सब का हम समेसन कर देंगे। तो यहाँ से हमारे निकल आएंगे पी ए इक्वल टू पी ओमेगा 4 प्लस पी ओमेगा 6 प्लस पी ओमेगा 7। हाँ, तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 4 हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 4 का मतलब क्या है कि ओमेगा 4 क्या है, ओमेगा 4 कह रहा है कि पहले कॉइन पे हेड आए, तो पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। दूसरे कॉइन पे टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और तीसरे कॉइन पे भी टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8।
अच्छा, अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे प्लस क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए हमने कहा क्योंकि देखो पहले, हाँ ये आप इससे सोच सकते हैं, अगर आप बीच में जैसे आपने यहाँ पे पहले कहा कि पहले कॉइन पे हेड आए, तो हमने कहा पहले कॉइन पे हेड एंड दूसरे कॉइन पे टेल एंड तीसरे कॉइन पे भी टेल, तीसरे कॉइन में टेल। जब हम तीन इवेंट्स को जोड़ने के लिए देखिए एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कहा पहले कॉइन में हेड और दूसरे कॉइन में टेल और तीसरे कॉइन में टेल। तो जब कभी भी प्रोबेबिलिटी में हमें एंड या और का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एंड का और का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई आता है। अगर यहाँ पे हम या का इस्तेमाल करते, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन होता कि जहाँ पे या आ रहा होता, तो वहाँ पे फिर हम प्लस का यूज़ करते हैं। ये मतलब एक ट्रिक है, ये कोई रूल्स नहीं है, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा कि प्लस का साइन आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने कहा पहले कॉइन में हेड हो, तो पहले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरे कॉइन में टेल हो तो 1/2 और तीसरे कॉइन में टेल हो तो फिर से 1/2। तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा-4 इवेंट जो होगी वो 1/8 होगी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा-6 वो भी क्या होगी, ओमेगा-6 मतलब क्या है, टेल है टेल, मतलब 1/2 इंटू 1/2। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा-7 वो भी क्या होगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसलिए ये सब हो गए 1/8 1/8 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगी वो आ जाएगी 1/8 + 1/8 + 1/8। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल आएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी, जहाँ पे हमने ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़े थे, मतलब एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़े थे। तो एल्जेब्रा ऑफ इवेंट में जैसे हमने ये पढ़ा था इवेंट ए और बी, तो अब इसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी। तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, उसके हम प्रूविंग नहीं लिख रहे हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए और बी को हमने ए यूनियन बी बोला था, इज इक्वल टू, जहाँ पे ए और बी 2 इवेंट्स हैं, तो पी ए पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देखो अब अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे, तो हमने पढ़ा था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होते हैं, तब होते हैं इवेंट ऑनली पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा। जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि जब 5 इवेंट्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये कब होगा, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ठीक है, अब जैसे ये केस हो गया, अब इसके बाद दूसरा हमारा आता है, हाँ, तो अब हम ये देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, नॉट ए, मतलब जिसको हमने एक कॉम्प्लीमेंट अब तक कहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। या एक तरीके से हम यहाँ पे अगर लिख सकते हैं, हमको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये हमें निकालना है। तो अब पहले देखो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। पहले हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश वो करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि
अगर हम यहाँ पे भी अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो ये माना ये ए है, ये हमारा ए है अगर, तो ये अगर इसको हमने ए बोला है तो इसके जो बाहर वाला पूरा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, ए डैश बोलेंगे। तो ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। और इसको ए डैश बोलेंगे, और इसको जो है अंदर जो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे अंदर ए है तो ए, और ये जो इस सर्कल के बाहर है उसको ए डैश बोलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हुआ, 5 हुआ, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और ए यूनियन ए डैश, अगर ए और ए डैश को पूरा यूनियन ले लेंगे तो ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस ऐसा आ जाएगा, ठीक। ये हम उसमें भी देख सकते थे, जैसे हमने उसमें भी देखा था अभी क्या कहते हैं, जब हमने कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो अगर हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया था, तो वहाँ पे ये 8 सैम्पल स्पेस पे 8 हमारे वो आ गए थे, एलिमेंट आए थे। तो अब इसके बाद हमने ए लिया था कि ओनली 1 हेड अकर्स, तो हेड टेल 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 हेड टेल टेल, इसमें 3 एलिमेंट आ गए थे ए पे। तो हमने ए डैश निकाला था तो इस पर 5 आ गए थे। तो हमने देखा था कि ए और ए डैश पहले आया कब, सैम्पल स्पेस में ए घुनाने के बाद जो आया वो ए डैश है। तो ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ए डैश का अगर हम यूनियन ले लें तो पूरा हमारा एस आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन ए डैश बराबर एस, ठीक। और ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5। अगर ए और ए इंटरसेक्शन का ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन 5 है तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ए एंड ए डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनीशन है कि 2 इवेंट्स इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश, तो ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक। और किसी सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो हमेशा 1 होती है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो है हमेशा 0 होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस हमेशा 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बराबर 1 आ गया, ठीक। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी ए डैश माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 1। वैसे भी ये ए और ए डैश क्या थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे पी ए प्लस पी ए डैश। लेकिन यहाँ से दे सकते हैं जब ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या है 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से सीधे ये 0 हो गया, तो हमारा आ गया पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1। दिस इम्प्लाइज, हम सीधे कह सकते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब हमने पहले ही सीखा है कि इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अनबायस्ड तरीके से हो रही हो, मतलब उसमें बायसिंग ना हो रही हो। जैसे कि अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आने के प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, और टेल आने की भी 1/2 होती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बायसिंग नहीं है, अनबायस्ड है। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स जो होती है, तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगी वो होगी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब आप ये कह सकते हैं ये सैम्पल स्पेस है, मतलब कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं उसको हम नीचे रखेंगे, और जो हमारे इवेंट के फेवर में आउटकम्स होंगे उसको हम ऊपर रखेंगे। जैसे कि कहा जाए कि एक हमने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने के बाद उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब कॉइन जब हम एक टॉस करेंगे, जब हमने कॉइन टॉस किया
तो कॉइन टॉस करने में उसके सैंपल स्पेस पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और हमसे कहा जाए कि उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड आने के कितने चांस हो सकते हैं, एक हैं, तो मतलब इवेंट के फेवर में एक हैं और टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं, तो हमने लिख दिया 1/2। ऐसे जैसे हमने अगर डाइस थ्रो किया, तो जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमें पता होता है कि उसके सैंपल स्पेस पे 6 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि डाइस के जो अपर फेस है, अपर साइड है, उसमें या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो इसलिए, और हमसे अगर कह दिया जाए कि उस पर जो हमारा इवेंट है, इवेंट हमारा बोल दिया जाए कि ऑड नंबर कम्स या ऑड नंबर अकर्स, ऑड नंबर अकर्स। ऑड नंबर अकर्स का मतलब हमारा ई क्या हो गया, ई हो गया हमारा 1 3 5। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यहाँ पे ई के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 3 आउटकम्स हैं, या तो ऊपर 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, तीनों ही ऑड हैं। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी वो हो जाएगी 3/6। यहाँ पे 6 क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी होंगे इसी फार्मूले से लग रहे होंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन पे देखेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट ए है, उसके एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 दी हुई है। स्टूडेंट बी है, उसके एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 दी हुई है, और दोनों ही एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, हमसे पहला पार्ट, इसमें कई पार्ट हैं क्वेश्चन के, हमसे पहला क्या गया, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम पास। बोथ ऑफ देम का पास का मतलब क्या हुआ कि ए भी पास हो एंड बी भी पास हो। हमें पता है कि हमने बताया था अपने ट्रिक के लिए कि जहाँ प्रोबेबिलिटी के केस में एंड का इस्तेमाल हो तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ए भी पास हो और बी भी पास हो। तो ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, 1/3, एंड लगा है तो मल्टीप्लाई किया। बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 4/21। ठीक, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम फेल्स, इसका मतलब है ए भी फेल हो जाए एंड बी भी फेल हो जाए। ठीक, अब देखिए, पास और फेल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। अगर ए फेल हो रहा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 - ए पास एंड 1 - बी पास, क्योंकि फेल और पास जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। मतलब इनकी अगर फेल और पास की प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए तो वो 1 आएगा। हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट होते हैं उनके प्रोबेबिलिटी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, PA डैश इज इक्वल टू 1 - PA। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए वो होती है, मतलब किसी चीज़ के घटित होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हमें PA दी हुई है, अगर उसको 1 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उस चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो PA डैश निकल आएगी। तो यहाँ पे पास होने की प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है 1/3, अगर उसमें 1 माइनस कर देंगे तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ऐसे ही बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 दी हुई है, उसमें 1 माइनस कर देंगे तो उसके बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 एंड लगा है इंटू 1 - 4/7। तो ये हमारा क्या जाएगा, यह आ जाएगा 2/3 इंटू 3/7। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 2/7। अब नेक्स्ट पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स एंड बी पास। यहाँ पे मतलब दिया हुआ है कि ए फेल हो जाए एंड बी पास हो जाए। तो ए फेल का मतलब कि 1 - 1/3, 1 - 1/3 इंटू बी पास हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे 4/7। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2/3 इंटू 4/7। ठीक है, ये आ जाएगा 8/21। अब अगला पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बी फेल्स एंड ए पास। इसका मतलब इसमें क्या करना है कि बी फेल हो रहा है और ए पास हो रहा है। तो बी फेल का मतलब क्या हुआ कि 1 - 4/7, 1 - 4/7 एंड ए पास एंड लगाया तो इंटू कर दिया ए पास का क्या मतलब हुआ 1/3। यहाँ से आ गया 3/7 इंटू 1/3।
यहाँ से आंसर आ गया हमारा 1/7। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम पास। मतलब है कि उनमें से कोई एक पास हो। अगर ए पास हो तो बी फेल हो, और बी पास हो तो ए फेल हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए पास, हमारा ये केस होगा ए पास एंड बी फेल। तो ये हमारा केस चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनमें से कोई एक पास हो। तो या तो अगर ए पास हो गया तो बी ऑटोमेटिक फेल होना चाहिए। या और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए फेल हो जाए एंड बी पास हो जाए। ठीक, जब ऐसा होगा, या तो मतलब एक केस होगा कि इन्होंने कहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम पास, उनमें से कोई एक पास हो। तो अगर ए पास हो जाएगा तो बी ऑटोमेटिक हमें फेल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों को पास कर देंगे तो हमारा एग्जैक्टली वन ऑफ देम पास फेल नहीं हो पाएगा। तो इसमें अगर ए पास है तो बी ऑटोमेटिक फेल हुआ, या ए फेल हुआ तो बी ऑटोमेटिक पास हुआ। ठीक है, यही दो केस होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अभी ए पास एंड बी फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल चुके हैं कि ए पास एंड बी फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 1/7। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 1/7। और ए फेल एंड बी पास, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल चुके हैं। ए फेल एंड बी पास, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 8/21। हमने बताया था प्रोबेबिलिटी में अगर कहीं भी बीच में और लगा हो तो उसको हम प्लस कर देते हैं। तो 1/7 प्लस 8/21। तो इसका आंसर हमारा इसका सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 11/21। ठीक, अब ये लास्ट पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम पास। इसका मतलब है कि उनमें से कम एक ज़रूर पास हो। इसका मतलब है कि कम से कम एक पास हो, इसका मतलब कि दोनों फेल वाला केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक पास है। तो इसका मतलब है इसमें तो ये तो हम केस बना सकते हैं कि जैसे हम कर दें ए पास एंड बी पास। ठीक, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कम से कम एक पास हो, तो दोनों भी पास हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक में तो दोनों आ जाएंगे। कम से कम एक पास हो या दोनों भी पास हो सकते हैं। ठीक, और के बाद अब हो गया ए पास बी फेल। ठीक, इसके बाद हो सकता है और ए फेल बी पास। ठीक, तो इसका मतलब इन्होंने कहा है कि इसमें कहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम पास, इनमें से कम एक कोई पास हो। इसमें कौन पास है, बी पास है। इसमें कौन पास है, ए पास है। इसमें कौन पास है, दोनों पास हैं। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कम से कम एक पास हो, तो एक कम से कम में तो दो भी पास हो सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल वो केस हटा देंगे जब दोनों फेल हों। तो इसको ए पास और बी पास की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए पास और बी पास दोनों एक साथ हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी 4/21। 4/21। ए पास बी फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने कुछ देर पहले देखी थी 1/7। ए फेल बी पास, इसकी प्रोबेबिलिटी देखी थी 8/21। अब यहाँ पे और लगा है तो बीच में हम ऐड कर देंगे। ठीक, अब अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा 21, 4, 3 + 8। यहाँ पे हमारा आ गया, ये आ गया 15/21। ठीक है, या हम इसको अब दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 5/7। ठीक, हाँ, या इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। हमें वो केस हटाना था जब दोनों फेल हो जाएं। तो हम इसको देखो, इसका सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था इसका, ये सेकंड है। सेकंड मेथड में क्या है कि देखो, इसमें वही केस तो नहीं है जब वो दोनों फेल हो रहे हों। तो मतलब ए भी फेल हो जाए और बी भी फेल हो जाए। ठीक, ए फेल और बी फेल। तो ए फेल और बी फेल की प्रोबेबिलिटी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे निकाली थी कि बोथ ऑफ देम फेल, वो थी 2/7। तो यहाँ पे आगे इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7। ठीक, तो अब टोटल सैम्पल स्पेस में देखो, टोटल सैम्पल जो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमें पता होता है, PS बराबर होती है 1। तो अगर हम 1 में ये वाला केस हटा दें, ये वाली प्रोबेबिलिटी हटा दें, ए फेल और बी फेल, तो जो बच्चे हमारे केस हैं वो आ जाएंगे ए पास एंड बी पास, या तो ए पास बी फेल, ए फेल बी
बी पास, तो यहाँ से आ जाएगा सीधे सीधे 5/7। तो या तो हम इससे अलग अलग केस बना के कर लें या सीधे सीधे दोनों को फेल मानकर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें और 1 में से उसको घटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम पास, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि इसमें दोनों फेल हमने हटा दिए तो बाकी जो बचे हुए केस हैं वो इस पर आ गए, तो इसलिए 1 - 2/7 = 5/7। ठीक है, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 शूटर्स ABC have probabilities of hitting a target as 1/2, 1/3, 1/4 respectively. If each one shoots at the target once, find probability that exactly 2 bullets are found on the target. और next part है target hit. तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 शूटर हैं, ABC हमने उनका नाम दिया है और वो एक टारगेट को शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो जब वो शूट कर रहे हैं तो उनके जो बुलेट है वो टारगेट पे लग जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। ए के लग जाए बुलेट टारगेट पे, उसकी है 1/2। बी के लिए 1/3 मतलब टारगेट हिट होने की, और सी की है 1/4। ठीक है, हाँ, और इनमें से सभी केवल एक बार टारगेट को शूट करते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, तो अब इसमें हमको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वहाँ पे केवल एग्जैक्टली 2 बुलेट्स आर फाउंड ऑन द टारगेट, केवल 2 बुलेट जो हैं टारगेट पे पाई जाती हैं। मतलब एक कोई टारगेट था, वहाँ पे केवल 2 बुलेट पाई गई। ठीक है, तो या अब ये क्या क्या केस हो सकते हैं, या तो ये बुलेट ए की होंगी और बी की होंगी, या बी की होंगी, सी की होंगी, या सी की या ए की। ठीक है, तो माना ए एंड बी की बुलेट वहाँ पे पाई गई। ठीक, ए एंड बी की बुलेट पाई गई, तो ए की बुलेट पाई गई, बी की बुलेट पाई गई एंड सी की नहीं पाई गई। ठीक, या क्या क्या हो सकता है कि ए की बुलेट वहाँ पर नहीं पाई गई, ठीक, एंड बी की बुलेट वहाँ पर पाई गई एंड सी की बुलेट वहाँ पर पाई गई। ठीक, क्योंकि वहाँ पे 2 ही बुलेट पाई आ रही हैं, तो या तो ए और बी की बुलेट पाई जाएंगी, सी की नहीं पाई गई, या बी और सी की बुलेट पाई गई, ए की बुलेट वहाँ पर नहीं पाई गई। ठीक, या तीसरा केस हो सकता है कि ए की बुलेट वहाँ पर पाई गई एंड बी की वहाँ पर बुलेट नहीं पाई गई, ठीक, एंड सी की बुलेट वहाँ पर पाई गई। ठीक, तो यही 3 केस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 बुलेट टारगेट पर पाई गई। तो जब ए की बुलेट पाई गई, इसका मतलब ए का निशाना वहाँ पर सही लग गया, ए ने टारगेट हिट कर दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ठीक, एंड बी की बुलेट वहाँ पर पाई गई, इसका मतलब बी ने भी अपना टारगेट हिट कर दिया, तो उसकी 1/3। और सी की बुलेट वहाँ पर पाई नहीं गई, इसका मतलब सी का निशाना चूक गया, तो सी टारगेट हिट कर दे उसकी 1/4। और उसका कॉम्प्लीमेंट है कि सी कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि सी ने टारगेट हिट नहीं किया, तो हिट करने की थी 1/4 और नहीं करने की होगी 1 - 1/4, एंड लगा है तो 1 - 1/4। ठीक, या तो ये केस होगा, या तो इन दोनों की बुलेट पाई गई होंगी बी और सी, तो बीच में और लगा है तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ए की बुलेट वहाँ पर नहीं पाई गई, इसका मतलब ए का निशाना चूक गया, इसका मतलब 1 - 1/2। ठीक, बी की बुलेट पाई गई, सी की बुलेट पाई गई, मतलब बी और सी का निशाना वहाँ पर सही लगा है, 1/3 एंड 1/4। अब यह तो तीसरा केस होगा कि ए और सी की बुलेट वहाँ पर पाई गई होंगी और बी की नहीं पाई गई, बीच और लगा है, बीच में प्लस किया। ए की बुलेट पाई गई, इसका मतलब ए का निशाना सही लगा 1/2, बी की नहीं पाई गई, इसका मतलब 1 - 1/3, एंड सी की बुलेट वहाँ पर पाई गई, इसका मतलब सी का निशाना सही लगा 1/4। ठीक, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 1/2 1/3 × 3/4 प्लस 1/2 × 1/3 × 1/4 प्लस 1/2 × 2/3 × 1/4। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया, इसका आंसर आ जाएगा ये 3 कटा 1/8 प्लस 1/24 प्लस 1/12। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 + 1 + 2 6/24 = 1/4।
4। ठीक, अब अगला केस है कि टारगेट हिट हो जाए। इसका मतलब है कि कम से कम एक बुलेट तो वहाँ पर पाई जाए। ठीक, तो इसका मतलब या तो वहाँ पर एक बुलेट पाई आएगी कम से कम, या फिर 2 बुलेट वहाँ पर पाई आएंगी, या फिर 3 बुलेट वहाँ पर पाई जाएंगी। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक बुलेट पाई जाए, तो उसको हम कर सकते हैं कि ए की बुलेट पाई गई, या तो बी की बुलेट पाई गई, या तो सी की पाई गई। 2 बुलेट पाई जाने का ये वाला ऑप्शन हो गया। तीनों की बुलेट पाई गई, फिर उन तीनों को आप जोड़ सकते हैं, जैसे हम करके दिखा देते हैं। माना कि केवल वहाँ पे एक बुलेट पाई गई, तो या तो वो ए की बुलेट होगी, ठीक, या तो वह बी की बुलेट होगी जो एक बुलेट पाई गई, और वह सी की बुलेट होगी। ठीक, तो यहाँ पे ए की बुलेट के, अगर ए की बुलेट हुई तो मतलब ए का निशाना सही लगा, बी का निशाना गलत लगा, और सी का निशाना गलत लगा। ठीक, ऐसे ही फिर ठीक है, तो माना कि ए की बुलेट वहाँ पर पाई गई। अच्छा, ए की बुलेट जब वहाँ पर पाई गई होगी तो उस समय इसका मतलब केवल देखो वहाँ पर टारगेट में एक बुलेट मिली, वो भी ए की मिली। इसका मतलब बी और सी का जो टारगेट हिट वो नहीं हुआ, इसका मतलब उन दोनों का निशाना चूक गया। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए की बुलेट वहाँ पर पाई गई एंड बी की नहीं पाई गई एंड सी की वहाँ पे नहीं पाई गई। ठीक, या दूसरा केस हो सकता है कि बी की ही बुलेट केवल वहाँ पर पाई गई, इसका मतलब ए और सी की बुलेट वहाँ पर नहीं पाई गई। इसका मतलब है कि ए की बुलेट वहाँ पे नहीं पाई गई एंड बी की बुलेट वहाँ पर पाई गई एंड सी की बुलेट वहाँ पर नहीं पाई गई। अब तीसरा केस ये भी हो सकता है कि केवल सी की बुलेट वहाँ पर पाई गई हो और सी की बुलेट वहाँ पर पाई गई, सॉरी ऐसे ए की बुलेट मतलब वहाँ पर नहीं पाई गई होगी, बी की बुलेट भी वहाँ नहीं पाई गई होगी एंड केवल सी की बुलेट वहाँ पर पाई गई होगी। ठीक, तो ए की बुलेट वहाँ पर पाई गई, इसका मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। बी की नहीं पाई गई, इसका मतलब है कि 1 - 1/3, और एंड सी की भी नहीं पाई गई, इसका मतलब सी का भी निशाना चूक गया, इसका मतलब 1 - 1/4। ठीक, और लगाया तो प्लस किया। ए की नहीं पाई गई तो 1 - 1/2, बी की बुलेट वहाँ पर पाई गई तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे 1/3, एंड सी की बुलेट वहाँ पर नहीं पाई गई तो इसका मतलब हुआ 1 - 1/4। ठीक, या ये वाला केस होगा प्लस, तो ए की बुलेट वहाँ पे नहीं पाई गई तो इसका 1 - 1/2, सॉरी, बी की बुलेट वहाँ पर नहीं पाई गई तो इसका मतलब हुआ कि 1 - 1/3, एंड सी की बुलेट वहाँ पर पाई गई तो इसका मतलब सीधे सीधे 1/4 हुआ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 2/3 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 3/4, ठीक, प्लस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4। ठीक, तो यहाँ से आ गया 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, यहाँ से आ गया 1/4, 3 3 कटा 1/8 प्लस 1/12। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 11/24। ठीक, यहाँ से 11/24 आ गया। ये केवल अब हमने यहाँ पे क्या कहा है, टारगेट हिट हुआ। इसका मतलब टारगेट हिट होने का मतलब या तो वहाँ पे एक बुलेट होगी और वहाँ पे 2 बुलेट होंगी और यहाँ पे 3 बुलेट होंगी। अभी तक केवल हमने ये एक बुलेट वाला ये इतना केस किया है। ठीक, अब 2 बुलेट वाला वहाँ पे केवल 2 बुलेट केवल 2 बुलेट पाई गई हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये वाला केस हम पहले ही कर चुके हैं, एग्जैक्टली 2 बुलेट फाउंड ऑन द टारगेट। तो इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा प्लस 1/4। तो इसका आंसर हमने कितना निकाला, 11/24। इस वाले का आंसर निकाल लिया 11/24। ठीक, इस वाले का आंसर हमको सीधे सीधे पता है 1/4। ठीक, तीनों बुलेट वहाँ पे पाई गई, इसका मतलब तीनों का निशाना सही लग गया। तीनों का निशाना सही लगा, इसका मतलब है कि ए की भी बुलेट पाई गई एंड बी की भी बुलेट पाई गई एंड सी की भी बुलेट पाई गई। ए का निशाना सही लगा, इसका मतलब 1/2, एंड बी का भी निशाना सही लगा, इसका मतलब 1/3, एंड सी का भी निशाना सही लगा, इसका मतलब 1/4। तो इससे सीधे सीधे आंसर हमारा आ गया 1/24। ठीक, तो 1/24, तो ये हो गया हमारा 1/24 इस वाले का आंसर। ठीक है, अब टारगेट हिट है और तीनों में बीच में और लगा है, तो इन तीनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। तो 11/24 प्लस
1/24 प्लस 1/4, तो 11/24 प्लस 1/24 हो गया 12/24, इसका मतलब हो गया 1/2, और 1/2 में 1/4 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक, इन तीनों को ऐड करने पर 11/24, 1/4 और 1/24 को ऐड करने पर आ रहा है 3/4। ये इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट करने के लिए क्या कर सकते थे, देखो टारगेट हिट हुआ, इसका मतलब वहाँ पे केवल एक ही केस तो मिसिंग है कि तीनों ही टारगेट ना हिट कर पाएँ। ठीक, तो अगर तीनों ही टारगेट ना हिट कर पाएँ तो इसका मतलब कि ए की भी बुलेट ना लगे वहाँ पे, एंड बी की भी बुलेट वहाँ पर ना हो टारगेट पर, और सी की भी बुलेट टारगेट पे ना हो। मतलब ए का भी निशाना चूक गया, बी का भी निशाना चूक गया, सी का भी चूक गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। ठीक, तो ये उस चीज़ की उस केस की प्रोबेबिलिटी है कि तीनों का ही निशाना चूक जाए। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी बुलेट नहीं पाई गई। तो अगर 1 में से, मतलब पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी में से या 1 में से अगर हम ये वाला केस हटा दें तो ये तीनों केस ऑटोमेटिक उस पर आ जाएंगे। तो हम सीधे सीधे आंसर लिख सकते थे 1 - 1/4। तो सीधे सीधे आंसर आएगा 3/4। तो उसमें हमको इतना सब नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट आंसर बता सकते थे 3/4। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 3 पर्सन है ABC, वो गेम खेल रहे हैं इसी ऑर्डर पे, मतलब पहले ये कार्ड का गेम खेल रहे हैं, मतलब ताश का गेम खेल रहे हैं। तो पहले A खेलेगा, फिर B, फिर C, मतलब इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, पहले A फिर B फिर C। ठीक, इनमें से सभी पर्सन जो हैं एक एक करके कार्ड उठाते हैं, मतलब प्लेइंग जो कार्ड का पैक होता है उसे एक एक करके, हमें पता है कि एक जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें कितने टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स में सभी एक एक करके कार्ड उठाते हैं। ठीक, और ये गेम तब तक चलेगा जब, और जैसे मान लो A ने कार्ड उठाया, इसके बाद B ने उठाया, तो जब A उठाएगा तो इसके बाद वो कार्ड को देखेगा और वापस उस कार्ड को रख देगा। B कार्ड को उठाएगा, फिर B भी कार्ड को देखेगा, रख दे। तो इस तरीके से वो तब तक गेम चलता रहता है जब तक कि किसी को स्पेड मतलब हुक्म का पत्ता ना मिल जाए। माना कि A ने कार्ड उठाया, उसको हुक्म का पत्ता नहीं मिला। ठीक, तो वो उसने हुक्म का पत्ता नहीं मिला तो उसने वो कार्ड वापस रख दिया, तो फिर से 52 कार्ड हो गए। अब B ने भी कार्ड उठाया, उसको भी हुक्म का पत्ता नहीं मिला, तो उसने भी कार्ड को वापस रख दिया। अब बारी थी C की, C ने भी कार्ड उठाया, उसको वापस मान लो हुक्म का पत्ता नहीं मिला तो उसने वापस रख दिया। फिर से बारी आएगी A की, A ने भी कार्ड उठाया, उसको हुक्म का पत्ता नहीं मिला, उसने कार्ड को रख दिया। ठीक, B ने भी फिर कार्ड उठाया, उसको हुक्म का पत्ता मिल गया, तो यहीं से गेम एंड हो जाएगा और B विनर हो जाएगा। ये इस पर कह रहे हैं। ठीक है, और ये तब तक चलेगा कि जब तक कोई जीत नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो गेम या तो मतलब A के द्वारा जीता गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, B के द्वारा जीता गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, C के द्वारा जीता गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हम आपको केवल पहला केस दिखा दे रहे हैं, A के द्वारा जीता गया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाकी दोनों केस आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, हमें पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 13 कार्ड्स स्पेड के मतलब हुक्म के होते हैं। ठीक है, फिर बचे हुए कार्डों में से 13 कार्ड डायमंड के होते हैं। डायमंड मतलब ईंट, ये रेड कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है स्पेड। ठीक है, और 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, जिसको हम हिंदी में पान का पत्ता बोलते हैं, और 13 कार्ड क्लब, इसको हम चिड़ी बोलते हैं। तो अगर हम इसको देखें, इसको हम बोलेंगे हुक्म, इसको बोलेंगे ईंट, इसको बोलेंगे पान का पत्ता, और इसको बोलेंगे चिड़ी। ठीक है, आपको पत्ते दिखाई भी दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया चिड़ी, जिसको हम क्लब बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पान,
जिसको हम हर्ट बोलते हैं, हार्ट। ये हमारा हो गया हुकुम का, जिसको हम स्पेड बोलते हैं। और ये हो गया हमारा ईंट का, जिसको हम डायमंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कार्ड में इधर हो गए। ठीक है, ये हमारा हो गया स्पेड हो गया, ये हमारा डायमंड हो गया, ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारा क्लब हो गया। ठीक, तो इन सब के 13-13 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो 13-13 कार्ड हो गए। तो अब इसके हम केवल अगर इसमें कहा गया है कि गेम तब तक चलेगा जब तक स्पेड मतलब हुकुम का पत्ता ना आ जाए। ठीक, तो पहले आप तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड मतलब स्पेड कम्स, तो हमें पता है कि स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13। ठीक, तो जो हमारे फेवरेबल केस हुए वो क्या हुए, 13, और टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। मतलब हुकुम का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 52 कार्ड्स में, या कार्ड की जो गड्डी है उस पर हुकुम आने की जो प्रायिकता है वो 1/4 होती है। ठीक, हाँ, तो पहले हमने माना कि ए ने गेम हमने माना हमको किसको जिताना है, विनिंग ऑफ ए, मतलब हमको ए को विनर करना है। ठीक, तो हमें एक तरीके से निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनर। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो गेम स्टार्ट हुआ, तो पहले गेम कौन स्टार्ट करेगा, ए, क्योंकि ऑर्डर क्या दिया हुआ है, पहले ए खेलेगा, फिर बी खेलेगा, फिर सी खेलेगा। माना ए ने कार्ड उठाया। ठीक, ए के कार्ड उठाने के बाद ए ने पहले कार्ड उठाया, अगर हुकुम का पत्ता आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जीत गया। ठीक, ए जीत गया तो इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। ठीक, अगर माना कि ए नहीं, या ये भी केस हो सकता है, पहले हो गया कि ए विंस, ठीक, सीधे सीधे पहले ही चांस में, तो 1/4। या ये भी हो सकता है कि ए पहली बार में लूज़ हार गया। ठीक, ए लूज़ कर गया, लेकिन हमको जिताना किसी को है, किसको आखिरी में, ए को। इसका मतलब ए अगर लूज़ कर गया तो बी को भी हारना पड़ेगा और सी को भी हारना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रम है। अगर ए हार गया है तो अगले चांस बी का आया, बी भी हारेगा, और इसके बाद सी हारेगा, फिर से चांस मिलेगा ए को। तो ये हो सकता है कि दूसरी चांस में ए जीत जाए, मतलब या तो पहली चांस में ए जीतेगा, या दूसरी चांस में ए जीतेगा, या तीसरी चांस में ए जीतेगा। जब पहली चांस में ए जीत गया तो बाकी लोगों को नहीं खेलना पड़ेगा, क्योंकि गेम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा जैसे ही हुक्म का पत्ता आ गया। तो ए जीत गया तो 1/4। ठीक, पहली चांस में ए नहीं जीता तो बी ए जो है दूसरी चांस में जीतेगा, क्योंकि हमको जिताना किसको है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए विनर की। हाँ, तो इसका मतलब है कि ए विन कर गया दूसरी चांस में। ठीक, तो इसका मतलब है क्या, ए लूज़ किया होगा, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ए के जीतने का मतलब उसके 1/4, मतलब उसका हुक्म का पत्ता आ गया होगा तो 1/4। ठीक, अगर ए हारा तो इसका मतलब हुक्म का पत्ता नहीं आया होगा, बाकी बचे हुए 39 कार्ड्स में से कोई कार्ड आया होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई 1 - 1/4, इसका मतलब 3/4। ठीक, तो ए लूज़ कर गया तो इसका मतलब 3/4। ठीक, बी को भी लूज़ करना पड़ेगा 3/4, फिर सी भी लूज़ करेगा 3/4। अब फिर से ए जीत गया मतलब कि उन 13 हुकुम के 13 कार्ड में से कोई एक कार्ड आ गया, इसका मतलब 1/4। ठीक, हाँ, तो ये जो पहला था इसमें क्या था कि ये ए पहली बार में जीत गया। ठीक है, ये इसका मतलब ये था, ए पहली बार में जीत गया। ठीक, जब ए पहली बार में जीत जाएगा तो बी और सी को चांस नहीं मिलेगा। ठीक, अब अगर ए पहली बार में नहीं जीता तो फिर ए को दूसरी बार में जीतना चाहिए। ठीक, अगर ए दूसरी बार में जीता होगा तो इसका मतलब है कि पहली बार में तीनों हारे होंगे, तभी तो ए को दूसरी बार में चांस मिलेगा। क्योंकि माना कि ए हार गया पहली बार में और बी अगर जीत जाता तो फिर ए को दोबारा चांस ही ना मिलता, क्योंकि गेम हमारा वहीं स्टॉप हो जाता। तो इसका मतलब अगर ए को दोबारा चांस में जीतना है तो ए पहली चांस में इन तीनों को हारना पड़ेगा। ए भी हारा, बी भी हारा, सी भी हार गया, और दूसरी चांस फिर ए को मिली और वो ए जीत गया। ठीक, अब इसका मतलब है कि ए दूसरी बार में जीता। ठीक, अब माना कि ए दूसरी बार में भी हार गया, तो इसका मतलब है कि दो चांस सबकी चली गई। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पहली बार में ए हारा,
दूसरी बार, पहली बार में भी बी भी हार गया, पहली बार में सी भी हार गया, फिर चांस किसको मिला, ए को। तो दूसरी बार में भी सारे हार गए, क्योंकि दूसरी बार में भी सारे हारेंगे तो मतलब ए फिर से लूज कर गया, बी फिर से लूज कर गया और सी फिर से लूज कर गया। ठीक, अब तीसरी चांस फिर से किसको मिलेगी, ए को। अब ए को तीसरी बार में जीतना है तो इसका मतलब ए विंस। जैसे ए विंस हो जाएगा तो बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए तीसरी बार में जीता, इसका ये तो मतलब हुआ ए तीसरी बार में जीता। ठीक है, ऐसे ही और करेंगे, फिर ए हो सकता है कि चौथी बार में जीते, 4 टाइम्स में, चौथी बार में, मतलब जिताना हमको किसको है, ए को। तो इसका मतलब या तो ए पहली बार में जीतेगा, या ए दूसरी बार में जीतेगा, या ए तीसरी बार में जीतेगा, या ए चौथी बार में। हम तब तक गेम में खेलते रहेंगे जब तक ए जीत नहीं जाएगा। हमको ए को जिताना है, बाकी बी और सी को हारना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे ए लूज, तो फिर से वही 3/4 3/4 3/4। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो सीधे सीधे लिख देंगे 3/4 की पावर 6, और ए जीत गया, इसका मतलब 1/4। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो, ये ए जीता, यहाँ पर जैसे ए जीता तो इसका मतलब क्या हुआ कि हुकुम के 13 मतलब इस पेड़ के 13 पत्तों में से कोई एक पत्ता आ गया होगा। इसका मतलब है कि 13/52 उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। अगर ए हारा का मतलब क्या हुआ कि उन 13 कार्ड में से कोई भी कार्ड नहीं आया होगा हुकुम का। जो बचे हुए 39 कार्ड थे, 52 में से जो बचे हुए 39 कार्ड थे, उनमें से कोई एक आया होगा, तभी तो ए हार गया। क्योंकि आना क्या था, हुकुम नहीं आया, इसका मतलब उन 39 कार्ड में से कुछ एक आया होगा। तो 39/52 करेंगे तब भी 3/4 आएगा, या सीधे सीधे 1 - 1/4 कर दें तो 3/4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ पे आया 1/4, यहाँ पे आया 3/4 की पावर 3 1/4, 3/4 की पावर 6 1/4। यहाँ पे और लगा है, ए या तो पहली बार में जीतेगा, या दूसरी बार में, या ए तीसरी बार में जीतेगा, या ए चौथी बार में। जब और लगा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनर बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 की पावर 3 1/4 प्लस 3/4 की पावर 6 1/4 प्लस, अगर ये चौथी बार में जीता तो हम इससे दे सकते हैं। यहाँ पे 3/4 की पावर कितनी थी, 0। यहाँ पे 3/4 की पावर कितनी है, 3। यहाँ पे 3/4 की पावर कितनी है, 6। तो वहाँ पे 3/4 की पावर कितनी होगी, 9। ठीक, ये आ जाएगा 1/4। ठीक, प्लस तब तक करते रहेंगे जब तक ए जीता, ये इनफाइनाइट सीरीज जाएगी। ठीक, 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा 1 प्लस 3/4 की पावर 3 प्लस 3/4 की पावर 6 प्लस 3/4 की पावर 9 प्लस डॉट। ये क्या हुआ, एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस सीरीज है। ठीक है, तो सीधे सीधे 1/4, फर्स्ट टर्म क्या है 1, ए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1। कॉमन रेशियो क्या है, 3/4 की पावर 3, तो 1 माइनस 3/4 की पावर 3। ठीक, तो इसका आंसर क्या आया, 1/4 इंटू, यह आएगा 4 की पावर 3 ऊपर गया और नीचे आया 64 माइनस 27। ठीक, 4 कटा तो ये ऊपर आ गया 16 और ये आ गया 37। इसका मतलब ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 16/37। ऐसे है आप बी विनर निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनर निकाल सकते हैं। वो आप लोग निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।